टू माय चैनल। हमारी सीरीज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो मेंस के हमारे पेपर चल रहे थे उसी हिसाब से हम चलते हैं और जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 सारे कवर करेंगे ए टू जेड। अब क्लासेस रेगुलर होने वाली हैं क्योंकि अब थ्रोट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। कोशिश करूंगा ईपीएफओ की भी क्लास लूंगा, उसके बाद मैं आपकी यूपी पीसीएस की भी क्लास बना रहा हूं क्योंकि यूपी पीसीएस के प्रीमियम मुश्किल से 40 से 45 दिन रहते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि ज्यादा डिस्कस करेंगे वो क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी। जितना मैं डिस्कस कर पाऊंगा एक सेशन में उतना ही डिस्कस करूंगा क्योंकि फिर ज्यादा बड़ी क्लास आप लोग देखते नहीं हो और स्टूडेंट को भी समझने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, डिस्कस द साइलेंट फ्यूचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्ट। हड़प्पा कालीन वास्तुकला के विशेष पहलुओं को चर्चा कीजिए। सबसे पहली बात, जो विशेष पहलू क्या करने हैं आपको, आपको पूरी हड़प्पा के आर्किटेक्ट लिखने नहीं बैठना। आप पूरी लिखने बैठोगे तो आप 150 वर्ड में क्या क्या लिखोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, आप शुरुआत की फर्स्ट 2 लाइन में ना हड़प्पा को डिस्क्राइब कर देना। हड़प्पा क्या था, क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता, किस टाइम से किस टाइम तक थी। ठीक है, इतना आप कर देंगे। उसके बाद फिर आप उस पे आना फीचर्स पे। ठीक है, उसके फीचर्स पे जैसे उसकी टाउन प्लानिंग हो गई। ठीक है, टाउन प्लानिंग के बाद उसकी जो हमारी देखते हैं कि सबसे पहली जो हमारी सभ्यता थी जिसके पास पक्की ईंटों के मकान थे। ठीक है, नालियां उनकी ढकी हुई थी। ठीक है, ये आप टाउन प्लानिंग, फिर उनके आप आना फीचर्स पे। हड़प्पा आर्किटेक्ट पे, आर्किटेक्ट पे कैसे आना, जैसे उनकी हम देखते हैं वो स्टैचू देखते हैं ब्रोंज के। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, स्टैचू देखते हैं ब्रोंज के। ठीक, उसके बाद हम उनके क्या बोलते हैं, हाँ हम इसमें वो भी डाल सकते हैं कि वो प्रकृति की पूजा करते थे। उनका एक ये भी था। जो है आप 2-3 डिफरेंट चीजें उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, जो विशेष पहलू जो आप डाल सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, टाउन प्लानिंग, उनकी केव, उनकी स्नान गृह डाल सकते हैं आप, उनका लोथल भी डाल सकते हैं आप चाहे तो। ठीक है, आप उसका यूं बोल एग्रीकल्चर भी डाल सकते हैं क्योंकि सबसे पहले एग्रीकल्चर की भी यहीं पे मिलती है। ठीक है, ये चीज आप डाल सकते हैं। 4-5 पॉइंट लिखना 150 वर्ड में। ठीक है, आप चाहो तो इसमें पैराग्राफ बनाकर भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसमें आप ग्राफ्स बनाकर पहले पॉइंट लिखकर फिर उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हो। आप दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन आपको 150 वर्ड के अंदर रखना होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब चलते हैं सेकंड पे। एग्जामिन द मेन एक्सपेक्ट ऑफ अकबर रिलीजन। ठीक है, अकबर रिलीजन की मेन एक्सपेक्ट क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप 2 वर्ड लाइन में अकबर डिस्क्राइब कर देना। अकबर कब से कब तक उसका शासन था, कहाँ का कैसे कैसे उसने शासन किया। ठीक है, 2 लाइन में डिस्क्राइब कर देना, बस ज्यादा मत करना। ठीक है, फिर उसके बाद आप आएंगे इसके अकबर रिलीजन्स पर। ठीक है, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं पूछा, हमारा मेन पॉइंट यही है, प्रमुख पहलू परीक्षण कीजिए समन्वयता, धार्मिक समन्वयता के। ठीक है, सबसे पहले आप दीन इलाही लिखेंगे। ठीक है, दीन इलाही, फिर आप लिखेंगे सुलह एक कुल। ठीक है, सुलह कुल लिखेंगे। उसके बाद आप अबोलिशन ऑफ टैक्स, जैसे जजिया लिख देंगे, जजिया को हटाना लिख देंगे। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज लिख देंगे। इंटरकास्ट मैरिज हो गई। इंटरकास्ट मैरिज के बाद फिर आप उसकी जो है धर्म की निष्पक्षता, जैसे जैन वो सब धर्म को एक समान मानता था, ये भी आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपके पूरे 4 से 5 पॉइंट हो गए। इन पे आप पूरा इसका एक 150 वर्ड का क्वेश्चन लिख सकते हैं। मेन पॉइंट उठाने हैं, यही मेन जो मैंने आपको बताया। ज्यादा डीप नहीं घुसना क्योंकि ज्यादा डीप घुसोगे वो 200-250 शब्द चला जाएगा और आप भी नहीं समझ पाओगे कि मैंने इसको क्वेश्चन को सही डाइवर्ट किया है, गलत डाइवर्ट कर दिया। ठीक है, ठीक, ये आपका क्लियर हुआ। उसके बाद आना आप द स्क्रप्चर, फिर चंडेला आर्ट फॉर्म, वेगर ब्रेथ एवेक्लेट आंसर। मूर्ति कलो चंडेल कला रूप में जीवन की व्यापकता, लचकदार ओज भर दैया स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो इनकी एक तरीके से आपको चंडेल की आर्ट फॉर्म बतानी है। ठीक है, जो सबसे पहला आप खुजराहो टेम्पल लिखेंगे। खुजराहो टेम्पल जो इनकी में जो इनकी मेन जो थी ना, जो मेन जो थी वो थी कि ये अपनी जो टेम्पल्स आर्किटेक्ट ना इसमें सामाजिक रूप को दर्शाते थे। यानी इसमें जो आपके चित्र हो गए उन्हें
उकेरना, उकेर के बताना सब चीजें, जो ये चीज थी वो इसमें मेन जो बताया करते थे। ठीक है, सबसे पहले आप चंदेल को बता देना कि चंदेल शासक कहाँ थे, कैसे थे। ठीक है, 2 से 3 लाइन में इसमें कवर कर देना। फिर आप इनका खुजराहो टेम्पल बताना, इनकी सामाजिक जो है आर्किटेक्ट में वो सब कुछ बताना। ठीक है, और आप देख लेना, आप मैं ज्यादा बताऊंगा तो क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी। 2 से 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, 1-2 पॉइंट और देख लेना। ठीक है, हाउ आर क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज रिस्पेक्टिव द वेरी एक्साइटिंग मैनी आइलैंड नेशन। जलवायु परिवर्तन और समुद्री स्तर में वृद्धि कई द्वीप देशों के अस्तित्व को कैसे प्रभावित कर रही है, कैसे प्रभावित कर रही है, ये आपको बताना है। सबसे पहले आप इसमें ना मेरी मानो तो आईपीसीसी की रिपोर्ट डाल देना। आईपी, क्योंकि रिपोर्ट से आप ऑथोरिटी के शुरुआत करेंगे ना तो आपका आंसर बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा कि मैंने एक रिपोर्ट के जरिए अपने आंसर को रूप देने की कोशिश की। ठीक है, 2 में वो कर देना। ठीक है, फिर आप इसमें क्लाइमेट चेंज की बताना, क्लाइमेट चेंज हो किस कारण से रहा है। ठीक है, सी लेवल किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, फिर आप मेन आना हाउ सी लेवल इफेक्ट। जैसा कि हम देखते हैं न्यूजीलैंड का कुछ हिस्सा पानी के बढ़ने के कारण अंदर जा चुका है, साउथ अफ्रीका के कोने के कुछ हिस्से जा चुके हैं। ठीक है, जो कुछ कुछ छोटे छोटे आइलैंड है आप उनका भी उदाहरण इसमें दे सकते हैं। ठीक है, और राइज जो ग्लेशियर्स का भी वजह से इफेक्ट जो है सी लेवल का बढ़ने का, वो भी आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, 3 से 4 आप पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को इस तरीके से टैकल करेंगे। अब हम चलते हैं 5th पर, क्योंकि मैं ज्यादा बड़ा नहीं बता रहा, मैं चाहूँ तो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं एक एक क्वेश्चन की एक क्लास अलग से ले लूंगा, पर ये बताऊंगा ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, what are known farm primarily active, how these activities related to physiograph features of India। गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां क्या है, ये गतिविधियां भारत के भौगोलिक विशेषताओं से किस प्रकार संबंधित है। गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां क्या है, सबसे पहले आप गैर कृषि प्राथमिक विद्या को 2 से 3 लाइन में कोशिश करना है, इसे डिस्क्राइब कर देना। फिर वो आप उसको भौगोलिक विशेषताओं किस तरह के प्रभावित करती है, यानी इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट को वो गतिविधियां किस तरीके से प्रभावित करती है। जैसे आप इसमें थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, जैसे आप इसमें बीच में मिडल मैन भी ले सकते हैं कि किस तरीके से किसान का जो है एग्रीकल्चर आता है, लेकिन मिडल मैन उसमें किसान से ज्यादा पैसे बचा जाता है, ये भी आप इफेक्टिव लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3-4 लाइन लिख लेना आप इस पर। ठीक, एक्सप्लेन ब्रीफली द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया, सुटेबल एग्जांपल। उपयुक्त उदाहरणों के साथ भारत में ऊर्जा उत्पाद की परिस्थितिक और आर्थिक लाभों के संक्षेप व्याख्या कीजिए। परिस्थितिक या आर्थिक, जैसे एनर्जी जनरेशन, सोलर एनर्जी लिख सकते हैं। जैसे आप नई स्कीम जो आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 300 यूनिट वाली, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं सोलर के थ्रू। ठीक है, एनर्जी का कितना वो हो रहा है, बिजली की बचत कितनी हो रही है। ठीक है, सब कुछ आप इसमें डाल देना। ठीक है, इस तरीके से आपको पर सबसे पहले आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना सोलर एनर्जी बनती कैसे, विंड एनर्जी बता सकते हैं, सोलर एनर्जी बता सकते हैं, दोनों आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से वो किसानों को भी काम आती है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक, व्हाट आर तुसनामीज, हाउ दे वर फॉर्म्ड, व्हाट आर देयर। तुसनामी क्या है, कैसे वे बनती है, उसके परिणाम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तुसनामी, सबसे पहले आप तुसनामी बता देंगे कि तुसनामी के आने के कारण क्या होते हैं। वोल्केनिक इरप्शन भी लिख सकते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, इन 2-3 चीज के बारे में आप बता सकते हैं किस तरीके से बनती है। ठीक है, फिर उसके बाद कैसे और कहां बनती है, कैसे और कहां का ये हमने क्लियर किया। पहले बताया कैसे बनती है, वोल्केनिक इरप्शन से, अर्थक्वेक से बन सकती है, टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से बन सकती है। ठीक है, ठीक, उसके बाद हम उसके परिणाम क्या है, उसके परिणाम क्या है, जैसे हम देखते हैं आसपास के जहां पर आती है, जैसे आप जापान इसमें सबसे अच्छा उदाहरण आ सकते हैं। जापान में सुनामी सबसे ज्यादा आती है, जो उनकी त्रासदी हुई है वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, उनके परिणाम क्या है ये हम उदाहरण सही समझाइए। उदाहरण में जैसे मैंने आपको कहा आप जापान ले सकते हैं, कई देश हैं जो आप छोटे छोटे उनका भी उदाहरण इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेस द इशू ऑफ अर्बन पॉवर्टी डिस्पैरिटी जस्टिस। भारत में स्मार्ट शहर शहरी गरीबी वितरण न्याय के मुद्दों को संबोधित करते हैं। ठीक है, स्मार्ट सिटीज जैसे हम अब देखते हैं गुड़गांव हो गई, बेंगलोर हो गई, ये सारी हमारी स्मार्ट सिटीज है। सबसे पहले आप इसमें टायर 1 और टायर 2 इन दो सिटीज को ले सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटीज के अंडर ही आती हैं। ठीक है, एड्रेस द इशू अर्बन पॉवर्टी को डिस्पैरिटी जस्टिस कैसे देती है वो,
ठीक है, ये आप डाल देना, क्योंकि मैं इसमें पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत टाइम हो जाएगा क्लास का। ठीक है, द इथोस ऑफ सिविल सर्विस ऑफ इंडिया स्टैंड फॉर द कॉम्बिनेशन प्रोफेशनल एंड नेशनलिज्म। ठीक है, भारत में सिविल सिविल सेवा को लोकचार, व्यापारिक और राष्ट्रवाद चेतना की आयोजक प्रतीक। इसकी क्वेश्चन की मैं अलग से क्लास रखूंगा, इन दो क्वेश्चन की मैं अलग से क्लास रखूंगा, क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है। मैं पूरी लेंथ लूंगा, कम से कम 30 से 40 मिनट की क्लास खिंच जाएगी। कोशिश कर रहा हूँ, 8 तक मैंने डिस्क्राइब कर दिए, 2 क्वेश्चन की मैं अलग से क्लास लूंगा। 8 भी मैं अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया, भी अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा आपके लिए। जो मेन मेन है, मैं शुरुआत के 7 क्वेश्चन डिस्क्राइब कर चुका हूँ। ये क्लास यहीं तक थी, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे क्वेश्चन जो है डिस्क्राइब करूंगा। अगर जो आगे के अभी करूंगा बहुत लेंथी क्लास हो जाएगी वो। ठीक है, थैंक यू सो मच।